अपना कंप्लीट हुआ था लास्ट क्वेश्चन ये, यस। अपना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल शोज व्हाट? नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन इज आइडियल सॉल्यूशन या ओबेज राउल्ट्स लॉ। तो सी और डी दोनों तो नहीं हो सकता। बोलो क्यों नहीं हो सकता, पहले ये बताओ। सी और डी ये दोनों नहीं हो सकते, रॉन्ग है। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है तो वो ओबे करता है राउल्ट्स लॉ, तो दोनों सही, दो ऑप्शन सही तो हो नहीं सकते, तो सी और डी तो दोनों ही रॉन्ग हो गए, है कि नहीं? अब पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन, अब लास्ट टाइम मैंने आपको ये वैसे तो आई थिंक सो एक लिस्ट बता दी थी ना कि कौन से पॉजिटिव डिविएशन होते हैं और कौन से वाले नेगेटिव डिविएशन होता है, राइट? एनसीईआरटी में से लिखी हुई थी लास्ट टाइम डायरेक्टली। अब इथेनॉल एसीटोन देखो डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कहा था, ये एनसीईआरटी में से लर्न करना है एग्जांपल्स को। इथेनॉल एसीटोन कौन सा एग्जांपल है? पॉजिटिव डिविएशन का, यस। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि पॉजिटिव डिविएशन। इज दैट क्लियर? सीधा सीधा डायरेक्ट एग्जांपल वाला क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी में, ऐसा लिख देता हूं। पॉजिटिव डिविएशन इथेनॉल प्लस एसीटोन, क्लियर? ये इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये काफी रिपीट हुए हैं कि कौन से वाले एग्जांपल का आइडियल है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अगला सवाल ये क्या बोलता है? ये AIPMT 2005 में आया हुआ है। ये बोल रहा है बॉस, एक आपके पास 1:4 मोल रेशियो का पेंटेन टू हेक्सेन का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, जिसमें प्योर हाइड्रोकार्बन्स का वेपर प्रेशर जो है 440 फॉर पेंटेन एंड 120 फॉर हेक्सेन, ठीक है? उन्होंने आपको ये दिया हुआ है सिंपल, यहाँ पर फंडा क्या दिया है जरा देखते हैं। वो बोल रहा है भाई एक सॉल्यूशन है, पेंटेन हेक्सेन 1:4 रेशियो में है, ठीक है? पेंटेन का ओरिजिनल वेपर प्रेशर 440 है, हेक्सेन का 120 है, और दोनों का मोल फ्रैक्शन बताओ, है ना? तो अगर मैं ये मान लूं कि भाई 1:4 मोल रेशियो, अब यहां पर एक छोटा सा अजम्पशन लगेगा जो बहुत सिंपल सा अजम्पशन है, ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना है। मेरे को बताओ 1:4 मेरा मोल रेशियो है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अज्यूम टोटल 5 मोल्स, ऐसा मैं अगर कर लूं, क्या कर लूं? अज्यूम टोटल 5 मोल। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया हुआ है। अगर मैं 5 मोल अज्यूम कर लूं तो मैं ऐसे बोलूं कि पेंटेन के मेरे पास 1/5 मोल्स हो गए और हेक्सेन के मेरे पास कितने हो गए? 4/5 मोल हो गए। क्या ये बात क्लियर है? ये तो सीधा सीधा मोल रेशियो निकल गया मेरा, है ना? तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अज्यूम कर लेने हैं सीधे सीधे। अब ये इजी हो गया। क्या मेरे पास यहां पर x1 x2 आ गए क्या? सॉरी, हेक्सेन ज्यादा है ना, मोल रेशियो किसका ज्यादा है? हेक्सेन का ना, 4/5 है ना, और ये 1/5, तो ये x1 और x2 हो गए, समझो। आप बोलोगे ठीक है, अब क्या करना है? मोल फ्रैक्शन दोनों के बता दे हैं, नहीं दोनों के नहीं, सिर्फ एक का ही मोल फ्रैक्शन बताना है जो आपको प्योर हाइड्रोकार्बन का दिया हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे? सो फार क्लियर? यस? अच्छा, और ठीक है, तो इसमें से आपको वो इंडिविजुअल पेंटेन का पूछ रहा है, इंडिविजुअली पेंटेन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, यस। तो अब इसमें थोड़ा सा अगेन देखो, बेसिक नॉलेज क्या समझ में आ रहा है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल प्रेशर बताना है, आपको क्या बताना है? टोटल प्रेशर, तो आप बोलोगे प्रेशर ऑफ पेंटेन प्लस प्रेशर ऑफ हेक्सेन। अगेन ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किया। अब प्रेशर ऑफ पेंटेन क्या है बोलो? अब बोलोगे सर ओरिजिनल प्रेशर ऑफ पेंटेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन प्लस ओरिजिनल प्रेशर ऑफ हेक्सेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन। क्लियर? इसको मैं 1 और 2 की जगह पे हेक्सेन पेंटेन लिख देता हूं ताकि कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं दिमाग में। इसको मैंने क्या लिखा? हेक्सेन पेंटेन। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे ये भी ठीक है, सही है। अब मुझे ये बताओ ध्यान से समझ के कि ये वैल्यूज मुझे दी हुई है क्या? ये सारी जो वैल्यूज हैं वो लगभग मुझे यहां पर मिल रही है, मिल चुकी हैं क्या? देखो, प्रेशर ऑफ पेंटेन कितना था? 440, है ना? यस, 440, और उसका मोल फ्रैक्शन कितना था? 1/5, प्लस प्रेशर ऑफ हेक्सेन कितना था? 120, उसका मोल फ्रैक्शन कितना था? 4/5,
सो फार ये क्लियर है? बोला हाँ या ना। वैल्यूज कितनी आई जल्दी जल्दी बताओ, कितनी वैल्यू आएगी? 5 8 जा और 8 जा 88 आएगा ना, और ये आएगा 5 24 जा, बरोबर, और 24 इंटू 4 तो 2 4 जा और 96, तो 88 प्लस 96 ऐसा आएगा, विच विल बी 184। ये कितना हुआ आपका? ये टोटल प्रेशर हुआ। यहां तक क्लियर है क्या? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तो हमने बहुत सारा किया है। यस और लास्ट चीज तो बहुत ही आसान हो गई। वंस आई हैव द टोटल प्रेशर, नाउ इट इज वेरी वेरी इजी। इट इज व्हाट? वेरी इजी टू कैलकुलेट। अगर वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन इन द मिक्सचर अगर हमको देखना है तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन ऐसा देखना है। अब मुझे बताओ पेंटेन का मुझे वेपर प्रेशर कितना मिला था? 88। टोटल कितना मिला था? 184। तो मेरे को क्या करना है? सिर्फ इतना ही जानना है ना कि 88 इट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 184। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला मैंने? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये जो 88 है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो 88 है ये क्या है बच्चों? इसका क्या है आंसर? ये पेंटेन का प्रेशर था, बरोबर, यहां देख लो, है ना। ये 88 इस टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बस वो मुझे जानना है, तब मुझे आंसर मिलेगा। क्या पूछ रहा है वो? मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, मतलब जब पूरा सॉल्यूशन कहां बन चुका है? वेपर बन चुका है, तो कितना फ्रैक्शन पेंटेन ने कंट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन समझ में आया क्या? फिर से समझो, जब पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेपर फेज में जा चुका है तो कितना फ्रैक्शन पेंटेन ने कंट्रीब्यूट किया। समझा? बोलो यस और नो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन क्या है? इट इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, बरोबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन मेरे को ढूंढने का है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन मेरे को ढूंढने। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन x आपने यूज कर लिया है नॉर्मल लिक्विड फेज के लिए, तो आप y यूज कर लेना फॉर वेपर फेज। ये ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है ना। तो yp का तुमको वैल्यू चाहिए। क्या तुमको pt और pp पता है? हाँ, pp का वैल्यू कितना है? 88 और pt का वैल्यू कितना है? 184। आंसर ले आओ चलो फटाफट। कितना आएगा बोलो? 88 बाय 184 कितना होना चाहिए? 18 4 जा तो ये 0, 18 4 जा 72 तो ये 4 और 18 7 जा 108 बचा ना। यस, तो 0.47 है क्या ऑप्शन ऐसा? 0.47, yes, 0.478, that is your correct answer. Easy to understand. फिर से देख लो ध्यान से, क्या क्या इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहला 1:4 दिया तो टोटल क्या अज्यूम करना है? 5 मोल्स। और ये जो मैंने x अज्यूम किया, xp और xh अज्यूम किया, ये कौन से फेज में था? ये लिक्विड फेज में था, समझो, ठीक है। ये अभी वेपर नहीं बने, क्लियर। फिर मैंने टोटल प्रेशर निकाल लिया। टोटल प्रेशर कितना है मेरा? 184। पेंटेन का प्रेशर कितना है? ये 88। और बस लास्ट में क्या चाहिए? जो पेंटेन का इंडिविजुअल प्रेशर है, दैट इज टोटल इनटू इट्स प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। तो यू विल गेट द आंसर एज 0.47। समझ में आया क्या? यस। अगला वाला अगेन वेरी सिमिलर। You will find that this is the same pattern of question that is going to be repeated day in and day out, again and again and again and again. और आपके नीट में भी यही टाइप का इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का बहुत ही हाई चांस है। दो लिक्विड है P and Q, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है? 80 and 60। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 moles of P and 2 moles of Q would be। एकदम आसान बचकान क्वेश्चन। इसके पहले वाला जो किया वही सेम। चलो इसमें तो शॉर्टकट लगा दो, ज्यादा डिटेल में मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा। बताओ क्या आएगा? PT टोटल प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर ऑफ P एंड प्रेशर ऑफ Q। बताओ P कितने मोल है? 3 मोल
और टोटल कितने मोल है 5, तो 3/5 और पी का प्रेशर कितना दिया है 80, समझ गए क्या। और दूसरा वाला 2/5 और उसका क्यू का प्रेशर कितना दिया है 60, बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या। पी का प्रेशर 80, क्यू का प्रेशर 60, देखो 80 60, पी के मोल कितने 3 और क्यू के मोल कितने 2, तो 3/5 और 2/5 आंसर आ गया बस। मतलब कोई छोटा बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा। बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा। 5 16 जा 5 12 जा 16 3 जा 48 प्लस 12 टू द 24, 48 प्लस 24 है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन, यस 72 टॉर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझ गया क्या, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट कर दिया, आंसर आएगा डी यानी कि 72 टॉर। आई होप दैट इज क्लियर, बढ़िया। ओके अगला देखें, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 2 कंपोनेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज, ओके बढ़िया सवाल, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट इज सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, प्योर सोल्यूट दैट इज सेपरेटेड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सेपरेटेड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इनका तो आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया इन्होंने। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है एंथैल्पी, इसका नाम सुना हुआ है, यस मैंने पढ़ा है आपको, एंथैल्पी है ना। एंथैल्पी बेसिकली मींस क्या, एनर्जी, है ना। अब वो यहां पर क्या बोल रहा है आपको, वो बोल रहा है यार देखो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए H1 एनर्जी चाहिए, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए H2 एनर्जी चाहिए, और सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए H3 एनर्जी चाहिए। और वो ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि इसको, इस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कब माना जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, क्या पूछ रहा है वो, इसको आइडियल सॉल्यूशन कब माना जाएगा। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या था, विच ओबेस विच लॉ, राउल्स लॉ, वेरी गुड, राउल्स लॉ को ऑब्टेन ये करता है, ओबे करता है। और साथ ही साथ उसके 2-3 क्राइटेरिया थे कि चेंज इन वॉल्यूम 0 होना चाहिए, ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी 0 होना चाहिए, और अगर ए सॉल्वेंट इंटरैक्शन है और बी सोल्यूट इंटरैक्शन है और ए बी सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है तो सब एक जैसे होने चाहिए। ये हमने देखा था, है कि नहीं। तो ऐसा कब माना जाएगा कि भाई ओवरऑल जो है डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो इंटरैक्शंस के हिसाब से, यहां देखना ओवरऑल डेल्टा एच जो है ना, चेंज इन एंथैल्पी, आइडियल है मतलब डेल्टा एच 0 होना चाहिए, ये तो आप मानते हो। कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, कोई हीट रिलीज नहीं होनी चाहिए, अब्सॉर्ब नहीं, है ना। तो ये कब पॉसिबल होगा ये बताना। अब काफी सिंपल हो जाता है, ये कब पॉसिबल होगा ये आप बताओ। Simplest way to understand, simplest way to remember is whenever we talk about ideal solution, the delta H of solution, ध्यान से याद रख लो ये इक्वेशन को, the delta H of solution is nothing but H1 plus H2 plus H3, where I can say इसका H1 था, इसका H2 था, इसका H3 था, बस सिंपल। सबको क्या करना है, चुपचाप आंख बंद करके ऐड कर देना है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझा क्या, यस, पार्टिकल्स को होल्ड करने वाली एनर्जी की बात हो रही है यहां। अगेन सिमिलर, देखो अगेन आपको सिमिलर फंडा मिलेगा, ये बैक टू बैक ईयर्स में आपको सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलोज राउल्स लॉ, फॉलोज राउल्स लॉ मतलब क्या ये आइडियल है, क्या ये आइडियल है। अच्छा तो क्या डी आंसर हो सकता है क्या, वॉल्यूम को चेंज होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, तो डी तो बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है मतलब आइडियल है। समझा कि नहीं समझा, यस। अब मेरे को बाकी सब में से चेक करना है। अब ए बी इज सेम एज ए एंड बी, मैंने क्या बोला था, आइडियल में क्या होता है, ये सारे के सारे सेम होते हैं, यही बोला था ना, दैट इज द डेफिनेशन। तो आंसर आ गया सीधा सीधा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ग्रेटर और लेसर होता तो फिर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, सीधी बात है ना। ये ऑलरेडी हम लोग वैसे कवर कर चुके हैं, थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कम ऑन यार, ठीक है।
What is relative lowering of vapor pressure? Is it delta P upon P1 naught? है कि नहीं? Lowering upon original है कि नहीं? Now what is the formula for lowering upon original? हमने फॉर्मूला किया हुआ है, फॉर्मूला शीट लिखी है, फॉर्मूला लिस्ट लिखी है. यस, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज x1 या x2? सीधा सीधा क्या है? x2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी आंसर इज ऑप्शन सी. समझा? सीधा सीधा आंसर इज ऑप्शन सी. कैसे आया था हमको ये बताओ, कैसे आया था? हमने डिराइव करते वक्त भी इसको थियरी में भी, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, बट अगर भूल गए हो तो याद कर लो. हमने इसको ऐसे डिराइव किया था कि भाई हमको ओवरऑल ऐसे मिलता था वैल्यू n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 प्लस n2 ऐसा मिलता था, बट इसको हम इग्नोर करते थे क्योंकि ये छोटी वैल्यू है फॉर हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. याद आया? और n2 बाई n1, हाँ, अगर मैं n2 बाई n1 प्लस n2 मान भी लूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एक्चुअली नथिंग बट x2. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, है कि नहीं? तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी. सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, बढ़िया. आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन क्लियरली. यस, ओके. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ. हाँ, ये अच्छा सवाल है. Relative lowering of vapor pressure is equal to the ratio between the number of solute to solvent, solute to total, solvent to total या solvent to total number of ions. ये अच्छा सवाल है. बताओ, चलो सोच के बताओ. solute to, अभी अगर मैं आपको हिंट दूं और बोलूं कि पिछला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? x2 था. पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? x2 था. और x2 का फॉर्मूला क्या है? n2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ कि ना? तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स. डायरेक्ट, अरे वही तो सेम चीज पूछ लिया उसने. देखो, अच्छा सवाल बना के पूछा ना. तो सोल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ moles or molecules, basically same ना. solute molecules to total molecules in solution. yes, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि बॉम्बे. सही है, बढ़िया एकदम सवाल. ठीक है, इसमें आप क्या याद रखोगे? सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, है ना? सेम एज प्रीवियस, सेम टू सेम पूछा है. सिर्फ वहां पर इक्वेशन था, यहां पर उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन बड़ा कंफ्यूज करने वाला टाइप का सेंटेंस लिख दिया. अगर आपने ध्यान से सिर्फ इक्वेशन को पढ़ लिया या क्वेश्चन को, सिर्फ सेंटेंस को पढ़ दिया तो आंसर आ जाएगा बेटा. आई होप ये क्लियर है. चलो अगले सवाल पे चलें. ये तो सबसे आसान, मैंने क्या बोला? डायरेक्ट आपको आंसर सीधे सीधे लर्न करने. एनसीईआरटी में 3-4 एग्जांपल दिए, गिने चुने, वो लर्न करने. इसमें से कौन है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता? एक ही है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता, और आप देखकर बता सकते हो, लिटरली देखकर बता सकते हो. क्या बेंजीन टोलुइन बनाते हैं? हाँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने. क्या बेंजीन और टोलुइन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं? क्या ये दोनों सेम फैमिली के? एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हो, हाइड्रोकार्बन फैमिली के. क्या C2H5Cl और C2H5I देखो सेम फैमिली के हैं? क्या C6H5Cl और C6H5Br सेम फैमिली के हैं? बट यहां पर ये आयोडाइड है, हैलाइड फैमिली, और ये अल्कोहल फैमिली. क्या ये सेम हो सकता है क्या कभी भी? नहीं ना. बात सही है, राइट? तो ये है इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, एंड ये है इथाइल अल्कोहल. दोनों क्या बनाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं. समझा क्या? बाकी तीनों, बेंजीन टोलुइन, इथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड एंड फिनाइल क्लोराइड एंड फिनाइल ब्रोमाइड, ये सब क्या बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, सारे आइडियल बनाते हैं. आइडियल सॉल्यूशन की पहचान क्या है? ऑलरेडी ये भी बता दिया. क्या उसमें वॉल्यूम चेंज होना चाहिए क्या? नहीं. क्या उसमें एंथैल्पी चेंज होना चाहिए क्या? क्या ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इसमें होने चाहिए क्या? हाँ, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, डायरेक्ट. क्या? फ्री के 4 मार्क्स बॉस. मिला? बोलो हाँ या ना.
सिंपल है आइडियल सॉल्यूशन की पहचान। मैं बार बार रिपीट कर करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि एकदम से दिमाग में बैठ जाए। डेल्टा V इक्वल टू 0, डेल्टा H इक्वल टू 0, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर? बढ़िया। अगला सवाल, फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर। द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक। ये पिछले साल का नीट का क्वेश्चन, ओहो एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। चलो बढ़िया, बताओ। ठीक है, अब क्या क्या इसमें वो पूछ रहा है पहले ये देखते हैं हम लोग। हाँ, उसने बोला मैंने बनाया सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 और सॉल्यूशन 3, बरोबर। सॉल्यूशन 1 में क्या बोला उसने, मैंने क्या बनाया बॉस, 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ml वाटर। सॉल्यूशन 2 में उसने क्या बनाया, 10 ग्राम यूरिया इन 250 ml वाटर। तो सब जगह उसने पानी और सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी है वो सेम रखा। क्या बदल दिया, सिर्फ सोल्यूट क्या यूज कर रहा है वो उसने बदल दिया। पहले ग्लूकोज लिया, फिर यूरिया लिया, फिर सुक्रोज लिया, बरोबर है। अब वो पूछ रहा है कि तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है। तो बोला इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है P1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है P2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है P3। ठीक है, और वो बोल रहा है किसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, किसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू है, बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है। अब मुझे ये बताओ कि पहला, सबसे पहला यहां पर फंडा आप क्या चेक करेंगे जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो तीनों कंपाउंड उसने यूज किए, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में एकदम अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना, पहली बात आप वो ये बोलोगे, ये सोचोगे कि बॉस उसने जो तीनों कंपाउंड यूज किए, कौन से तीनों कंपाउंड यूज किए उसने, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज। क्या ये तीनों आयोनिक थे या कोवेलेंट थे? कैसे हैं, आयोनिक है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स है? ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, कोवेलेंट है, हाँ या ना? तो इनका डिसोसिएशन होगा कि नहीं होगा पानी में डालने पे? तो आप बोलोगे नो डिसोसिएशन। पहली बात तो क्या, नो डिसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका कोई डिसोसिएशन नहीं होने वाला। तो यहां पर वैंटो फैक्टर को कंसीडर करना है कि नहीं करना है वो बोलो पहले। जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं तो वैंटो फैक्टर को कंसीडर करने का है कि नहीं करने का है? नहीं करने का, क्योंकि डिसोसिएशन ही नहीं हुआ। क्या ये बात क्लियर है? पहले तो ये सोच लेना है। क्यों बता रहा हूं ये, सपोज अगर मैं ऐसा बीच में एक ऐसा फालतू में एक ऐसा घुसा दूं NaCl, तो तुमको यहाँ पे वैंटो फैक्टर लेना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि डिसोसिएशन हुआ, बोलो हाँ या ना, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर उसने आपके लिए एक्चुअली इजी क्वेश्चन बनाया है कि भाई तीनों हैं कंपाउंड, तीनों में कोई वैंटो फैक्टर नहीं। अच्छा, तीनों में वैंटो फैक्टर नहीं है तो मुझे ये बताओ मोल किसके ज्यादा है, मोल किसके ज्यादा है? तो जब आपको ये पता है कि भाई तीन अलग अलग कंपाउंड दिए हैं तो तीनों के आप मोल निकाल सकते हो क्या? मुझे बताओ, मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो आप बोलोगे सर मोल निकालने की जरूरत क्या है? तो आप खुद मुझे बताओ मोल निकालने की जरूरत क्या है बॉस? अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूं, मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करने बोला है, यस और नो? क्या ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है? बोलो यस और नो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले तो ये सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? जिसके ज्यादा मोल उसके ज्यादा पार्टिकल, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, हाँ कि ना? सही है? अरे बोलो यस और नो। परफेक्ट है ना। अब मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ मोल कितने ग्लूकोज के? अब तो इजी हो गया यार, अब तो बचकान कोई भी बता देगा आंसर। किसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा।
आप बोलोगे यस सर। तो यहां पर मुझे बताओ 10/180, क्यों मैंने 10/180 क्यों लिया बता सकते हो? क्योंकि 10 ग्राम मेरे का सोल्यूट है और ग्लूकोज का मोलर मास 180 है। ये है 10/60, क्यों? यूरिया का मोलर मास 60 है, पता होना चाहिए। अच्छा, उसने तो इतना ज्यादा इजी कर दिया, उसने तो तुमको ये भी लिख के दे दिया। मतलब कि एकदम, मतलब वो ये मानोगे कि अगर एकदम घोचू बच्चा है तो भी वो ऐसा एटलीस्ट काउंट तो कर ही लेगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए ना कि ग्लूकोज 180 है, यूरिया 60 और सुक्रोज 342 है। पता है कि नहीं पता? वैसे बहुत बार यूज कर लिया हमने, ये तो याद हो गया होगा। याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है बेटा। यहाँ पे आपको ये देखो, ये दिया हुआ है, देखो सब फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये अज्यूम कर रहा है कि चलो बच्चे को नहीं मालूम तो हम दे देते हैं, बट अपने को जरूरत नहीं। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मुझे एक्चुअली कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या? सब में न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी, बोलो हाँ या ना। तो सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू? P2, फिर उससे थोड़ा छोटा वैल्यू कौन? P1, और उससे सबसे छोटा वैल्यू कौन? P3, है ना? एकदम बढ़िया। तो P213 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नीट 2021 में 4 मार्क डन पक्के। बढ़िया सवाल, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन। समझ गया क्या? टाइप समझ में आया? इसमें मेन कैच क्या था? मेन कैच ये था, दो चीजें थी कि एक तो समझ जाने कि भाई वेंटो फैक्टर फालतू में नहीं लगाना है क्योंकि आयोनिक कंपाउंड नहीं है, और दूसरा देखना है कि किसका मोलार मास सबसे कम है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। बढ़िया सवाल। ओके, ये तो नींद में से उठा के पूछ लो तो आ जाएगा, नींद में से उठा के पूछ लो तो आ जाएगा। आइसोटोनिक कब डिफाइन किया जाता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मैंने सिनॉप्सिस में भी बताया है, थियरी में भी बताया है, बहुत बार बताया हुआ है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर किसका ज्यादा होगा तो, अगर ज्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक, ये भी लिख देता हूं, और कम हुआ तो हाइपोटोनिक। ये पता होने चाहिए सारे टर्म्स। यस, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। इजी, बढ़िया। आगे बढ़े, अगला सवाल। इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन। ठीक है, एक सोल्यूट लिया, कितना? 8 ग्राम। कितने ग्राम ऑक्टेन में डाला? 114 ग्राम ऑक्टेन में डाला। तो क्या तुमको W1 W2 दिया है? बोलो हाँ या ना। यस, ओके। ये देखो नीट 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वैसे अगर आपके पास वो 33 ईयर वाली बुक है उसमें नहीं मिलेंगे आपको, जो एकदम रीसेंट क्वेश्चन है वो भी डाले मैंने छांट के। ठीक है ना? ओके, सारे टाइप के क्वेश्चन डाले। तो देखो यहाँ पे, तो 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो है वो 114 ग्राम एन ऑक्टेन में डाले हैं, एंड इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 80%। मतलब जो ओरिजिनल था अब उसका 80% रह गया। समझे क्या? जितना ओरिजिनल वेपर प्रेशर था अब नया वेपर प्रेशर क्या है उसका सिर्फ 80% रह गया। और मोलार मास ऑफ द सोल्यूट आपको ढूंढने को बोला है। कैसे ढूंढोगे? चलो बताओ, बहुत ही आसान सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? क्या 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 दिया अपने को, पहले चलो ये बताओ। पहले उसने मेरे को W1 W2 है ना, W1 W2 दिया क्या पहले बताओ? आप बोलोगे ये 114 ग्राम दिया है, W2 दिया 8 ग्राम। ठीक है, M1 M2 दिया है, M1 तो दिया है ना, ऑक्टेन का कितना है 114, और M2 मेरे को ढूंढना है, M2 ही तो ढूंढना है ना? ठीक है, और मुझे क्या दिया उसने? चेंज जो है वेपर प्रेशर में कितना है? जो फाइनल वेपर प्रेशर वो 80% ऑफ ओरिजिनल है। फाइनल वेपर प्रेशर क्या है? 80% ऑफ ओरिजिनल। तो 80% को मैं क्या 0.8 बोल सकता हूं क्या? मुझे बताना जरा।
80% को मैं कितना बोल सकता हूँ, 8/10 यानी कि 0.8। तो नया वाला वेपर प्रेशर ओरिजिनल वाले का 0.8 टाइम्स है। क्लियर? अब जरा इसमें ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था याद करना जरा, W2M1 अपॉन W1M2 बरोबर, ये फॉर्मूला था ना। क्या मैं डेल्टा पी आपको बता सकता हूं क्या? मुझे बताओ फटाफट, डेल्टा पी आपको बता सकता हूं क्या, चेंज कितना हुआ जब फाइनल वाला, ध्यान से सुनना, जब ओरिजिनल वाला पी था और फाइनल वाला 0.8 पी था, तो क्या मैं बोलूं 0.2 ऑफ ओरिजिनल, इतना बचा, तो 0.2 ऑफ ओरिजिनल, ये बस ये समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए। ध्यान से समझना, मैं ऐसे बोलूं कि भाई ये 0.2 ऑफ ओरिजिनल है बचा हुआ फाइनल वेपर प्रेशर जो चेंज है, और ओरिजिनल तो मेरा नीचे है ही, तो ये तो हो गया कैंसल। बाकी सारी वैल्यूज मुझे दी हुई है क्या, बोलो? हाँ, बाकी सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में। चलो आंसर ले आओ फटाफट। W2 कितना दिया? 8। M1 कितना दिया बेटा? 114। W1 कितना दिया? 114। और M2 अपने को ढूंढने का है ना, तो ये भी 114 भी कैंसिल। तो M2 will be 8 divided by 0.2, so it will be 8 divided by 2/10, तो 80/2 यानी कि 40 है ऑप्शन। यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? बढ़िया। हाँ, अगला सवाल नीट 2017 का सवाल, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या बोलता है? इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, वैल्यू ऑफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी। अगर मोलालिटी को डबल कर दिया जाए तो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को क्या हो जाएगा? बताओ, बहुत इजी सवाल। सबसे इजी सवाल, ये सबसे आसान सवाल, फ्री के 4 मार्क दिए उसने, फ्री के 4 मार्क। इसका नाम क्या है? केएफ का नाम क्या है? मोलार डिप्रेशन, क्या? किसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं? किस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं बार बार? अरे जब वो कांस्टेंट है तो वो कैसा रहेगा गधे? नाम ही उसका क्या है? कांस्टेंट। हाँ, जब वो कांस्टेंट ही है तो क्या होगा? वो अनचेंज रहेगा। अच्छा, एक एग्जांपल के साथ समझाता तो और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है? रट्टा नहीं हुआ ना, समझना। देखो, मेरा ये फॉर्मूला है ना, डेल्टा TF इज KF इंटू M, बरोबर, इंटू M, स्मॉल m मोलालिटी है ना, वही ना W2M1 अपॉन W1, ठीक है? ये तो हमको मालूम है। अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है बॉस तुमने इसको डबल किया, किसको डबल किया? इसको। अरे तो तुम इसको डबल करोगे तो ये बदलेगा ना, तुम जब मोलालिटी बदलोगे तो ये बदलेगा, है कि नहीं? KF किस पे डिपेंड करता है? ये लाइन एनसीईआरटी में भी दी है, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दी है, एज इट इज मैं कोट करके आपको ये लाइन देता हूं, एज इट इज। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। जो आपने सॉल्वेंट चुना था ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन? KF। भैया ये देखो, ये तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये किस पर डिपेंड करती है? नंबर पे, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। लेकिन KF जो है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए तो KF इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। क्या ये हमने सीखा है? बेंजीन का KF अलग है ना, पानी का KF अलग, सुना है कि नहीं सुना है ये हमने? है ना, हर एक की वैल्यू अलग होती है ना,
सही बोल रहा हूं क्या? तो आंसर क्या आएगा बोलो? आंसर आएगा अनचेंज्ड, यानी कि डी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एट ऑल, बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन से उसको फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये क्लियर है। चलो अगला देखो, डायरेक्ट वापस, वाओ 2016 नीट का सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। क्या बोलता है? At 100 degree Celsius, the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram of water is 732 mm. If Kb is 0.52, the boiling point of the solution will be। अरे एकदम बढ़िया इजी सवाल है यार ये तो। चलो क्या क्या दिया मुझे बताओ, डेल्टा टी बी बताओ, पहले फॉर्मूला बता दो। चलो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी बी इज के बी इंटू W2M1 अपॉन so W2 अपॉन M2 W1। क्या मुझे क्या क्या दिया हुआ इसमें? मेरे को सिर्फ फाइनल ये पूछ रहा है ना, वो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो अगर मैं चेंज निकाल लूंगा तो मैं फाइनल बॉइलिंग पॉइंट बता दूंगा, शुरुआत वाला तो 100 ही था। के भी दिया है, हाँ। ये दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट, हाँ, और मास ऑफ वाटर ये भी दिया 100 ग्राम, ये भी दिया हुआ है ना। और M2 नहीं दिया हुआ है। ओ अच्छा, M2 नहीं दिया हुआ है ना, तो दो अननोन हो गए। इन 100 ग्राम वाटर दिया है ना, तो W1 दिया है लेकिन M2 भी नहीं दिया और डेल्टा टीबी भी नहीं दिया ना, तो दो अननोन हो गए ना। दो अननोन से हम कैसे निकालेंगे? पहले मेरे को M2 निकालना पड़ेगा वेपर प्रेशर को यूज करके, और फिर उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा मेरे को डेल्टा टी में, क्योंकि मेरे को वेपर प्रेशर भी तो दिया हुआ है। हाँ ये अच्छा सवाल है यार, ये बढ़िया सवाल है। गुरु इसको स्टार मार्क करो, इसको स्टार मार्क करो, बढ़िया सवाल है। क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि बॉस दो एक ही फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, दो फॉर्मूले लगेंगे। कौन से दो फॉर्मूले? फॉर्मूला पता है तो आंसर इजी है। देखो क्या यहाँ पर वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है ना, और बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ, और बॉइलिंग पॉइंट पूछा भी है ना। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अच्छा बताओ 732 कितना? 732। अच्छा नॉर्मल कितना होना चाहिए? जो प्रेशर होता है नॉर्मल हमारा कितना होता है? 760 होता है, ये तो पता ही है ना। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल? 1 atm कितना होता है? 760 mmHg होता है। बोलोगे सही है। अच्छा उसमें वो बोल रहा है 732 पे पहुंच गया, ये लिखा है ना उसने, 732 पे फाइनल प्रेशर पहुंच गया उस सॉल्यूशन का, तो 760 से माइनस कर दिया। अच्छा ये क्या होता है? W2M1 अपॉन W1M2, ये तो सही है ना फॉर्मूला, सही है कि नहीं? अब इसमें मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है आपको? इसमें क्या क्या है? ये डेल्टा पी अपन P1 नॉट वाला फॉर्मूला ले लिया ना मैंने। हाँ अब उसमें ओरिजिनल प्रेशर माइनस फाइनल अपॉन ओरिजिनल इज इक्वल टू दिस। अब मुझे इसमें वैल्यू बताते जाओ, चलो फटाफट। पानी है क्या? एक्वस सॉल्यूशन है, हाँ एक्वस सॉल्यूशन है, बहुत बहुत बढ़िया। तो 6.5 अपॉन W2M1, M1 कितना है पानी का? 18 अपॉन W1M2, यानी कि W1 दिया हुआ 100 ग्राम और M2 ढूंढने का है। तो M2 की वैल्यू क्या हो गई? चलो जल्दी जल्दी बताओ। M2 यहां गया तो ये आ गया 6.5 इंटू 18 इंटू 760 अपॉन 100 इंटू और 760 में से 30 28। ये तुम्हारी हो गई M2 की वैल्यू। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया डेल्टा टीबी का। चलो तो मैं ऐसे कर दूं क्या? इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन। अब वैसे तो इतना डिटेल में आपको नीट के एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, बट आपके बेनिफिट के लिए मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, और सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 कर दिया मैंने, सही है ना?
ये मैंने इक्वेशन 2 ले लिया m2 और वो उसको 1 ले लिया और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आंसर इजी हो गया, 0.52 इंटू W2 क्या है आपका 6.5 अपॉन, अब ध्यान से देखना जरा, m2 क्या है, तो m2 है 6.5 इंटू 18 इंटू 760 और वो अपॉन है तो वो ऊपर चला जाएगा 100 इंटू 28 है ना, और W1 क्या नीचे 100। तो काफी सारी चीजें, मेजॉरिटी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, 100 100 कैंसिल, 6.5 कैंसिल, 18 और ये भी कैंसिल कर लो, 18 9 जा नहीं तो 9 2 9 जा और 2 14 जा, बरोबर है। हाँ, और 14 1 जा और 14 के टेबल में 76 जाता है मेरे हिसाब से, जाता है क्या, नहीं जाता, 74 जाता है ना, नहीं 84 जाता है, नहीं ठीक है, तो ये 40, चलो कोई बात। तो बेसिकली मेरे को डेल्टा टीबी जो चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे ट्रिकी है, वो चाहिए मेरे को 52/100, मैं 0.52 को ऐसा लिख रहा हूँ 52/100 इंटू 14 अपॉन 9 इंटू 760, ये टोटल कैलकुलेशन है ना। ये बड़ी ट्रिकी है यार कैलकुलेशन। कुछ तो इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 50/100 ले लूं क्या, और इसको मैं ले लूं 14 और इसको मैं ले लेता हूं 10, 760। अब कैंसिलेशन आसान हो जाएगा ना, ये 2 जा हो जाएगा, ये 7 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, शायद मैंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को चेक करने दो, इसको करके देखते ना, 6.5 इंटू 18 760 इंटू 100, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, चलो ठीक है, 0 और ये आ जाएगा 9 जा, ये तो ये रफली आ जाएगा, m2 का वैल्यू आ जाएगा आपका इक्वल टू 30, चलो ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 30, ये करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6.5 4 जा 28 हो जाता है, और फिर ये कैंसिल होगा फटाफट, ये सब इजीली कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपको आ जाएगा रफली 30। 6.5 4 जा 28 होता है, 27 होता है, ऐसा कुछ होता है शायद, है ना, 5 4 जा 20, हाँ 26 होता है, तो रफली कैंसिल कर लोगे ना तो आंसर आ जाता है 30 के आसपास। अब m2 की वैल्यू आपको 30 आ गई ना, अब कर लो सब्स्टिट्यूट। और एक चीज मैंने कहा गलती कर दी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं, 1000 kb बाई सी, 1000 kb से होता है ना वो, क्यों 1000 kb, बिकॉज मेरा kb का वैल्यू जो है वो मेरे को kg में डिफाइंड होता है, और बाकी सारी वैल्यूज मेरे को किस में दी है, ग्राम में दी है। हाँ, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू मेरे को यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा। बाकी मेरा कैलकुलेशन सही था बट मैंने वो गड़बड़ की, तो आप गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। 0.52 इंटू 1000 इंटू, अब आंसर आ गया, चलो ये तो इजी है अभी, इंटू 6.5, ऊपर 6.5 आएगा ना W2 और नीचे आएगा समझो 30 और इंटू 100। हाँ, अब आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन कर लो, चलो ये 2 0 यहाँ से गए, ये 2 0 यहाँ से गए, ये 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, अब बहुत इजी हो गया ना, 0.52 इंटू 6.5, 6 5 ठीक है 30 और ये आ जाएगा अराउंड 1.1, रफली 1.1 आ जाएगा, करके देख लो, क्योंकि ये देखो ना 3 2 सा और 2.1 और 5 इंटू 2.5 इंटू 2.1 आया ना, रफली
1.1, समझा? तो डेल्टा टी भी आपका कितना आ गया, चेंज कितना आया 1.1. सो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, ओरिजिनल प्लस 1.1, यानी कि रफली 101.1 डिग्री सेल्सियस है ऐसा ऑप्शन. 101.1 यानी कि ऑप्शन डी शुड बी योर करेक्ट आंसर. सीधा सीधा क्लियर. इसमें थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन है क्योंकि भाई सारे ऑप्शंस भी क्लोज हैं, 101, 102 है ना, एकदम नजदीक नजदीक ऑप्शन है, तो उसमें ज्यादा अप्रोक्सीमेशन भी नहीं चलेगा. ठीक है ना. और मैंने जो अभी आंसर आपको बताया, ये मैंने भले अप्रोक्सीमेशन से किया बट ये नियरली एक्यूरेट है. 30.5 के आसपास आता है अगर आप एक्चुअली एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे तो. इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया. अगला सवाल. An aqueous solution which is 1 molal in Ki, which change will cause the vapor pressure of a solution to increase. आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है, वेपर प्रेशर आपको बढ़ा देना है. ओरिजिनल सॉल्यूशन की जो मोलालिटी दी है आपको वो दी है 1 मोलाल, वो दी है 1 मोलाल. तो इसमें से कौन से केस में आपका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा? तो मुझे ये बताओ, जब भी मैं कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक में से कॉन्सेप्ट ये सिखाया ना कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाए तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा. बोलो हाँ या ना. ये सीखा है क्या हमने? जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा. ये हमने सीखा है कि नहीं? यस. तो मुझे ऑप्शन ए, बी और सी देख के बताओ, तीनों में वो आपको क्या ऐड करने को बोल रहा है बेटा? यहां पर बोल रहा है NaCl, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो इससे बढ़ेगा क्या? नहीं, कम होगा ना इससे. तो ये रॉन्ग. मेरे को क्या चाहिए? ऐसा चाहिए जिससे इंक्रीज हो जाए. समझे क्वेश्चन को? पहले समझ में आया? हाँ. तो NaCl नहीं चलेगा. अच्छा, Na2SO4 भाई एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, एक सॉल्ट है, ये भी नहीं चलेगा. Ki सॉल्ट है, नहीं चलेगा. वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा? वाटर इवेपोरेट होगा और ज्यादा वेपर बनाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ाएगा. बोलो हाँ या ना. तो ये तुम क्या कर रहे हो टेक्निकली? तुम सिर्फ उसको एक ऐसा सॉल्वेंट और ज्यादा दे रहे हो जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है. तो देयरफॉर क्या करना है आपको? वॉलेटाइल सब्सटेंस डालो, है ना. यही लॉजिक है ना, सिंपल लॉजिक. क्या ऐड करने का? ऐड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, देयरफॉर वेपर प्रेशर विल इंक्रीज. समझा कि नहीं समझा? एकदम इजी क्वेश्चन, लॉजिकल और इजी क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन. ठीक है ना. एडिशन ऑफ वाटर. ओके चलो अगला देखें. सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज 342 पता है. ओके. हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. कितना सुक्रोज कितने पानी में डिसॉल्व किया ये आपको दिया हुआ है. वो बोल रहा है ठीक है भाई, कितना सुक्रोज कितने पानी में डिसॉल्व किया ये दिया हुआ है. ओके. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी वेयर Kf ऑफ वाटर इज गिवन. क्या मजाक क्वेश्चन, कम ऑन यार. सेम टाइप का क्वेश्चन. बोलो आया ना. डेल्टा TF 1000 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि Kf की वैल्यू यस kg में होती है ना, क्योंकि kg में दी हुई, देखो किलोग्राम में दी हुई, और सारे बाकी क्या किस में दिए हुए? ग्राम में दिए हुए. तो इसलिए 1000 लगाना पड़ेगा. W2 अपॉन W1, W2 अपॉन W1 M2. यस. चलो बता दो. 1000 Kf की वैल्यू कितनी है? 1.86. कितना सोल्यूट लिया उन्होंने? 68.5 ग्राम सोल्यूट लिया, अपॉन पानी कितना लिया? 1000. और सुक्रोज का ये वैल्यू कितना है मोलर मास का? 342. चलो तो 1000 कैंसल. ठीक है. 6 5 30, 8 5 40 एंड 5 5. अगर मैं 68.5 को मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, 68.5, हाँ देखो, तो ये एग्जैक्टली 5 टाइम्स चला जाता है 342.5 से. करके देख लो. नहीं समझ में आ रहा तो देखो. 6 5 30 300, 8 5 40 40 और 5 5 2.5 है ना. तो 342.5 आना चाहिए था ना.
तो मैंने काट दिया 5 से, समझ गए क्या? इजी कर दिया ना मेरा कैलकुलेशन। अब तो आंसर इजी है यार, कम ऑन। 1.86 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 0.372 आता है। ये आपका क्या है? डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ। अच्छा अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ न्यू सॉल्यूशन, मतलब फाइनल पूछ रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है कि फाइनल पूछ रहा है? वो बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंस थोड़ी पूछ रहा। हमने कैलकुलेट किया डिफरेंस, अब वो फाइनल पूछ रहा। फाइनल वाला नेगेटिव में जाएगा, राइट? तो ये -0.372। भाई ओरिजिनल तुम्हारा पानी था ना, ओरिजिनल सॉल्वेंट तो पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, तो ये वाला कितने पे होगा? -0.372 पे, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ गया क्या? इजी कैलकुलेशन इज, मतलब बहुत, एक बार आपको फॉर्मूला पता है तो केमिस्ट्री में क्या कोई टेंशन नहीं है यार। सब वैल्यूज दिए हैं, एक अननोन वैल्यू दी होती है, वो कैलकुलेट करनी है, एक अननोन वैल्यू बस, ठीक है ना? चलो सिमिलर सेम टाइप, इतना कंटाल जाओगे इतना रिपीट यार, ठीक है? चलो सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डीएम क्यूब ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास 60। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक बोले तो क्या? सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और बाकी उन्होंने कोई चीज मेंशन नहीं की, मतलब टेम्परेचर और ये सारी चीजें मेंशन नहीं की, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है ना? यस। तो बस आंसर निकाल लो। तुमको बोल रहा है कि 10 ग्राम यूरिया जो है वो 5% सॉल्यूशन के साथ में आइसोटोनिक है, तो सॉल्यूशन जो उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट बनाया हुआ है, सोल्यूट डाला हुआ है, उसका मोलार मास निकाल लो। ये उसका सवाल है। सवाल समझ में आया क्या? इसका पहले तो ये बता दूं, इसका ऑनलाइन भी सॉल्यूशन देखोगे ना अगर, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, ठीक है? उसमें उन्होंने डीएम क्यूब के हिसाब से फिर मोलार कॉन्सेंट्रेशन निकाल के फिर इक्वेट किया है। वो सब नाटक मत करो, और सिंपल कर देता हूं मैं आपके लिए, एकदम सिंपल। देखो यार, तुमको उसने बोला 10 ग्राम एक डीएम क्यूब में, ऐसा बोला है ना? पहले तो ये समझो 10 ग्राम पर डीएम क्यूब ना, कि मतलब एक डीएम क्यूब सोल्यूशन उसने अज्यूम किया। ये अज्यूम किया है क्या? सही है। अच्छा दूसरा वाला जो सोल्यूशन बनाया है ना, उसमें तुमको बोला नहीं कितना वॉल्यूम है, तो मैं क्या 1 लीटर मान लूं, क्या अज्यूम कर लूं? समझ रहे हो? तो क्या फायदा होगा कि एक डीएम क्यूब, मेरे को पता है कि दोनों में वॉल्यूम सेम है, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा मान लूंगा सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, आई नो कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। ये सही है। और अगर मैं वॉल्यूम यानी कि दोनों सॉल्यूशन की जो फाइनल वॉल्यूम है ना, वो भी सेम मान लूं ना, तो मैं तो सीधा नंबर ऑफ मोल्स भी सेम मान लूंगा। ये क्लियर है क्या? समझे? मतलब मैं इसको C1 को मैं बोलता है N1/V और C2 को मैं बोलता है N2/V, और मैं बोलूं कि दोनों की वॉल्यूम भी सेम है, समझो, ये मान लो। समझे कि नहीं? क्लियर? अब मुझे बता दो, बहुत आसान, कितना ग्राम यूरिया लिया था? 10 ग्राम। उसका मोलर मास कितना था? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? यस। अच्छा अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि भाई ना गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब तुमको ये तो बोला नहीं उसने कि कितना गिवन मास दिया है, बोला है क्या? नहीं बोला है ना, लेकिन 5% है ये बोला है। समझ गए? क्या बोला? 5%। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या? 5/100। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? सिंपल हो गया ना, 5/100 हो गया। ओके, एंड आई नो दैट कॉन्सेंट्रेशन इज जनरली मेजर्ड इन लीटर्स, है ना? तो मेरे को कन्वर्जन फैक्टर क्या लेना पड़ेगा? 1000, और मोलर मास मुझे चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि M2। गिवन मास अपॉन मोलर मास M2। अगर ये नहीं समझा तो फिर से देखो, समझो। मैं ऐसे मान लूं, ध्यान से सुनो, कि भाई 5% है। कितना है? 5%, ठीक है? जो भी चीज है ना उसका वेट जो है वो 5% है, तो मैं उसको बोलता हूं 5/100, बरोबर? अच्छा
अगर गिवन मास 1000 है, यहां से मैं ऐसे बोल रहा हूं, टोटल मतलब जो टोटल मास है वो 1000 है, उसका 5% लिया मैंने, और नीचे मैं क्या ले रहा हूं, उसका मोलार मास। अब सब में से एक ही अननोन फैक्टर क्या बचा आपका, M2, एक साइड ले लो फटाफट, चलो ये 2 0 कैंसिल, यहां से ये 0 0 कैंसिल। M2 की वैल्यू क्या आई बताओ, 5 × 6 × 10, 5 × 6 × 10 आ गया ना आंसर, कितना आया, 300 ग्राम पर मोल, यानी कि आंसर 300 ग्राम पर मोल है ना, यस, ऑप्शन बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल एंड स्वीट सोबर, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ इसका ऑनलाइन सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा वो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ये वो सब लेके दिया, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। गलत नहीं है, सही है, आंसर सेम आएगा, बट ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, ठीक है। ओके, ये तो ईजी है, चलो ये बता दो फटाफट। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है, क्या है बेटा ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, कहां से कहां पानी जाता है ऑस्मोसिस में, ये तो मैंने डायग्राम बना के समझाया था। ये 2 टैंक है, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये ज्यादा डाइल्यूट है, ठीक है। यहां लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब थ्रू इसके थ्रू लिक्विड जा रहा है समझो, मान लो, तो कहां से कहां जाएगा, सिंपल सा आसान सवाल। जहां पानी ज्यादा है वहां से मूवमेंट होगा, या जहां पे पानी कम है वहां से मूवमेंट होगा, सिंपल सवाल है मेरा। जहां पानी ज्यादा है, और जहां पानी ज्यादा मतलब डाइल्यूट, तो डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड जाएगा ऑस्मोसिस में, यस और नो, बस यही तो बात है मेन। डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट होगा, मतलब कहां से, कौन सा आंसर, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड जा रहा है, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, फ्रॉम फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, फ्लो ऑफ वाटर इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड जा रहा है ना, राइट, तो डाइल्यूट बोले तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ना, और कॉन्सेंट्रेटेड बोले तो हायर कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो, तो यहां से यहां जाएगा, मतलब कि आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लियर, सिंपल, इस तरह से। ओके, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या बोलता है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, मोलर मास 250 ग्राम पर मोल, was dissolved in 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन, freezing for depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole, freezing point of benzene will be lowered by, अरे क्या मजाक क्वेश्चन यार, कम ऑन, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट, चलो जल्दी, इसमें तो मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे बोलो, क्योंकि ये किस में दिया हुआ है, केजी में, यहाँ पे सब किस में दिया हुआ है, ग्राम में, ठीक है। ओके, और कितना दिया, W2 कितना दिया बॉस, 1 ग्राम लिया था सोल्यूट, 1 ग्राम लिया था सोल्यूट। ऊपर फॉर्मूला में हमारे पास KF भी है, सॉरी मैं भूल गया, KF भी तो है, सही है, कितना है KF, हाँ 1 ग्राम सोल्यूट है, और उसका मोलर मास कितना है 250, और कितने ग्राम बेंजीन में डाला था, कितना होगा ये, 1 जा 10 जा, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, आंसर 1/10/25 ना, मीन्स 1/2.5 ना, राइट, तो 0.4 केल्विन आया आंसर। तो आंसर आएगा 0.4 केल्विन, कितना इजी, मजाक क्वेश्चन है, कम ऑन, बहुत ही इजी। सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलार मास 56 ग्राम पर मोल, एक गलत आंसर यार, यूरिया का मोलर मास 56 थोड़ी होता है, 60 होता है, बट ठीक है चलो इनके हिसाब से, मतलब इस क्वेश्चन में 56 कंसीडर करना है,
ऐसा वो बोल रहे हैं, शायद मिस प्रिंट हुआ होगा, शायद मिस प्रिंट हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, मान लो, चलो घोचू लोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, solution of urea molar mass of 56 gram per mole boils at 100.18 degree Celsius at atmospheric pressure. Okay. If Kf and Kb for water are 1.86 and 0.512 Kelvin kg per mole respectively, the above solution will freeze at. Okay. तो तुमको उसने फाइनल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दिया हुआ है, मतलब कि भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 100.18 है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि आपका जो TF है वो कितना होगा, बस यही उसका सवाल है आपसे, है कि नहीं। अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मुझे बताओ दो फॉर्मूले आपके कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो मैंने आपको सिखाए, डेल्टा TB इज KB इंटू एम, स्मॉल m, तो m की वैल्यू क्या हुई बताओ, स्मॉल m की वैल्यू क्या हुई, डेल्टा TB अपॉन KB, और डेल्टा TF क्या है, KF इंटू एम है, तो m की वैल्यू क्या हुई बोलो, डेल्टा T F बाय KF। बोला कि सेम सॉल्यूशन की बात हो रही है, इस क्वेश्चन में बोला है क्या, एक ही सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, दिस सॉल्यूशन ऐसा ही बोला है ना, तो क्या दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेट कर दूंगा तो आंसर एकदम तपाक से आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन KB इज डेल्टा TF अपॉन KF। 2 सेकंड में आंसर आ गया बॉस। क्या तुमको ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सिर्फ ये ढूंढना है, बस आंसर ले आओ। चलो अब मुझे बताओ बॉइलिंग कितना हो रहा था, 100.18, मतलब कितना डिफरेंस आया था बॉइलिंग पॉइंट में, 0.18 आया था क्या डिफरेंस, आया था ना, हाँ 0.18 डिफरेंस, अरे बोलो हाँ या ना, यस। और KB कितना दिया है क्वेश्चन में, 1.86, ठीक है। डेल्टा TF ढूंढने का है, और KF को मैं इधर लेके जाता हूं, कितना है KF बोलो, 0.512, कितना है, कितना है आंसर बोलो, चलो कैलकुलेशन करो फटाफट और आंसर बताओ। मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की क्या, शायद से, एक सेकंड ना, फिर से चेक करता हूँ। ओके वेट, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा TB डेल्टा KF बराबर, हाँ ऑफ कोर्स डेल्टा TF का वैल्यू क्या आएगा, मैंने थोड़ा वो उल्टा लिख दिया, ध्यान से देखो, KF का डेल्टा TF का वैल्यू मेरे को ये ढूंढने का है ना क्वेश्चन में, तो डेल्टा TB है 0.18, KB कितना है क्वेश्चन को पढ़ो, KB ये रहा, ये वाला KB है, और ये KF है, हाँ तो ये आएगा 0.512, है ना, और ऊपर आएगा यहाँ पे 1.86, KF से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आंसर आ जाएगा हमारा
0.654, 0.654 ये आंसर आता है। तो ये डेल्टा टी एफ कितना आया 0.654। अब वो क्या पूछ रहा है, वो चेंज पूछ रहा है कि फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। देखो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन दिल्ली माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस। क्या मैंने घोचू जैसा मिस्टेक किया, आप मत करना यार। मैंने ये दोनों को उल्टा, इसको यहाँ नीचे लिख दिया था, इसको ऊपर लिख दिया था, ठीक है। चलो, solution contains non-volatile solute of molecular mass M2. Which of the following can be used to calculate the molecular mass of solution in terms of osmotic pressure? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन विच इज मोलैरिटी, मतलब N2 बाय VRT। अभी N2 क्या है बोलो, W2 बाय, हाँ अभी उन्होंने गिवन मास को स्मॉल m लिखा है, वो लोग ने गिवन मास को क्या लिखा है, स्मॉल m लिखा है। देख लो, अपन नॉर्मली ये लिखते हैं W लिखते हैं, बट उन्होंने स्मॉल m लिखा है क्वेश्चन में। तो अब आंसर आ गया, M2VRT इज पाई। तो M2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो, इज स्मॉल m2 अपॉन V पाई, एक मिनट, M2 ना, हाँ पाई नीचे आएगा ना, पाई नीचे आएगा, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखता हूँ ना, पाई नीचे चला जाएगा, ऑप्शन बॉम्बे, पाई नीचे तो दो ही ऑप्शन में, ए और बी में ही है। अब ये ए और बी में से अगर मैं देखूँ तो मेरा आंसर आएगा M2 बाय V, स्मॉल M2 बाय V RT बाय पाई, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बॉम्बे। क्लियर, इजी, अच्छा सवाल। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय ए, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल है ये, सीधा सीधा ये तो क्या वो लर्न करो, आगे बढ़ो। हाँ ये तो स्टेट टेक्स्ट बुक में भी दिया, एनसीईआरटी में भी दिया। प्योर वाटर को सी वाटर से कैसा निकालने का, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्यों, क्योंकि सॉल्ट और वाटर सेपरेट हो जाएगा। वो आरओ प्योरीफायर, कैंट आरओ प्योरीफायर वही है था, कैंट आरओ प्योरीफायर जो है वो क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्योरीफायर है, उसका नाम ही वही है ना। वो हेमा मालिनी आंटी आती है ना कैंट का वो प्योरीफायर बेचने, तो वो आरओ बोले तो ये, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये इजी है। चलो फालतू क्वेश्चन है। Which of the following colligative property can provide molar mass of proteins or polymers or colloids with greatest precision? अच्छा, सिर्फ प्रोटीन्स और कोलॉइड्स नहीं, इन जनरल भी कौन सा वाला ऐसा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिससे तुम सबसे बढ़िया तरीके से मोलर मास को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो? तो द आंसर इज डायरेक्ट, अगेन ये आपको एनसीईआरटी में भी लाइन मिलेगी, स्टेट टेक्स्ट बुक में भी मिलेगी। क्यों ऐसा है ये जरा समझना। देखो यार, बाकी सारी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, एलिवेशन, डिप्रेशन, रिलेटिव, ये है, सब है, बट इनमें एक्यूरेसी क्यों नहीं है? इनमें एक्यूरेसी नहीं है बिकॉज सी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, ये आपको नियर एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करता है, किसकी, मोलार मास की। किसकी, मोलार मास की क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, नियर एक्यूरेट वैल्यूज प्रोवाइड करता है, ठीक है, नियर एक्यूरेट वैल्यूज। बट अदर्स जो बाकी तीनों है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड वेरी स्मॉल वैल्यूज, मतलब कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना जब भी, ठीक है, तब उनकी वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। बड़े वैल्यू में, बड़े मॉलिक्यूल में वो फेल हो जाता है। प्रोटीन्स या पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनकी खासियत क्या है, दीज आर बिग मॉलिक्यूल्स। तो बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए तो खास करके इस ऑस्मोटिक प्रेशर आपको प्रेफर करना है, और इन जनरल भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेफर करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्या है, आपको ये प्रोवाइड करता है, क्या बोलते हैं, आपको मोलर मास की वैल्यूज प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? ओके, अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट। चलो इसको फटाफट सॉल्व कर लो। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 640, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, इतना ग्राम, इतने ग्राम बेंजीन में डाला, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइनली कितना हो गया 600, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉलिड। अब तो मैं डायरेक्ट में फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, मेरे को कंटाला आ रहा फॉर्मूला लिखने को। क्या लिखूं, सीधा 40 कैसा लिखा बोलो,
640 से 600 है ना, ओरिजिनल तुम्हारा 640 था, फाइनल कितना आया 600, ठीक है। ओरिजिनल कितना है 640 इक्वल टू W2, सीधा मैं सीधा ये लिख रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा 2.175, W2 M1 कितना है, बेंजीन में डाला है, बेंजीन का मोलर मास 78। ये तुमको ऐसे सॉल्व करना चाहिए एक्चुअली एग्जाम में, मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में लिख रहा था अभी तक, है ना। और नीचे क्या आना चाहिए, W1 कितना है 39.08 ग्राम, और ये M2। चलो धड़ाधड़ बता दो, ये 39 ले लो, इसको 78 ले लो, सीधा डबल हो जाता है, कैंसिल, ये 0 0 4 16 जा। चलो आंसर एकदम तपाक से आना चाहिए, क्या आंसर आएगा बोलो। M2 इधर और 2.175 इंटू 16 इंटू 2, चलो बता दो कितना आएगा आंसर। $69.6। अभी 69.6 यानी क्लोजेस्ट आंसर मेरा क्या है, ऑप्शन सी यानी कि 69.4। सही है, एकदम बढ़िया आंसर, क्या बात, कितने 2 सेकंड में आंसर आ गया, क्या बढ़िया क्वेश्चन है ना, ऐसा सवाल आना चाहिए, नहीं क्या। चलो अगला सवाल, फिर वही सेम, देखो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है यार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस इज, क्या बात, क्या क्या यार। चलो आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो अभी तो, कितना ग्राम सॉल्यूट, कितने ग्राम सॉल्वेंट में, इतने टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा टी भी तुमको क्या बोला उसने, बॉइल्ड अ टेम्परेचर विच इज हायर बाय, हायर बाय बोले तो डिफरेंस दिए, फ्रॉम बोलता तो इनिशियल, टू बोलता तो फाइनल, बाय बोला तो डिफरेंस, बोलो हाँ या ना। तो 0.216, यस ठीक है। के भी कितना दिया है तुमको 2.16, 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या, 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्यों करना चाहिए बोलो, क्योंकि आपको 15 ग्राम वो उसमें ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन मेरे को चेक करने दो, ये लोग ने ग्राम में दिया है क्या, मेरे को एक बार चेक करने दो। यस केजी में तो दिया ही नहीं है, बट आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो वो मान लेना है कि वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में रहेगा ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेने में भलाई है, ठीक है। W2 ऊपर आता है ना, W2 कितना है, .15 बरोबर है, और M2 कितना है, M2 ही तो ढूंढना है, अरे, और ये कितना है 15, हाँ बस ठीक है। तो ये 0.15, ये 100 जा, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, तो M2 जो है वो इधर आ जाएगा ना, 2.16 इंटू 10 अपॉन 0.216 बरोबर, तो ये 10 जा हो जाएगा ना, 10 जा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 100, है ऐसा ऑप्शन, यस 100 शुड बी योर आंसर, जस्ट चेक, यस दैट इज योर आंसर। क्या मजाक, इजी क्वेश्चन एकदम, और ये सारे आप देखोगे तो प्रॉपर AIPMT वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है, तो नीट में आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है ना। और भले वो सेम टू सेम क्वेश्चन अगर रिपीट ना भी करे, तो आपको मैं इतनी तो गारंटी बोल सकता हूँ कि भाई ये सेम टाइप का आएगा, अभी आप इतनी बार ये टाइप कर चुके हैं। चलो सेम, अरे देखो फिर रिपीट कर दिया, 5% 1% आइसोटोनिक, सेम था ना, सिमिलर क्वेश्चन किया था हमने, 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का और 1% सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X, बताओ। जब आइसोटोनिक है तो दोनों का क्या सेम होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब कि π1 इक्वल टू π2 बरोबर। अच्छा वो क्या बोल रहा है 5%, हाँ अब देखो 5% और 1% सिमिलर फंडा हमारा, 5% बोले तो 5/100,
ठीक है, किसका, केन शुगर, यानी कि उसका मोलार मास कितना 342 इंटू 1000, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, बरोबर। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, यस, ओके। सेम वे दूसरे वाले साइड पे क्या था, 1% मतलब 1/100 इंटू वट एवर मोलार मास वॉज देयर, और इसको भी 1000 के हिसाब से, क्योंकि इसको भी कैलकुलेट वैसे ही किया जाएगा, बट एक्चुअली इन सब फैक्टर्स की कोई यूज़ नहीं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी जल्दी बोलो, एम की वैल्यू आ जाएगी 342 डिवाइड बाय 5, यानी कि 5 6 30, 68 पॉइंट समथिंग, कितना आता है 68.4, ये है ना ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। एकदम बढ़िया इजी क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का हमने ऑलरेडी अभी पहले भी किया ऊपर, ठीक है। देन यू हैव वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय मतलब डिफरेंस दिया है ना, डिक्रीज्ड बाय 10 mm in 2 columns of mercury when a non-volatile solute was added to the solvent, ठीक है। Mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What should be the mole fraction of the solvent if the decrease in the vapor pressure is to be 20 mm? ओह अच्छा, बहुत अच्छा से बढ़िया सवाल, एकदम सही सवाल है। क्या देखो बॉस, आपके पास दो अलग अलग कॉलम ऑफ मर्क्यूरी थी, ठीक है, उसमें ना आपने जब 0.2 मोल फ्रैक्शन वाला एक सॉल्यूशन बनाया था जिसमें सोल्यूट 0.2 था, तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली कितना था, सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली 0.8 था, ठीक है। अब वो बोला तुमको 10 mm नहीं चाहिए डिक्रीज, तुमको कितना चाहिए 20 mm चाहिए, तो तुम कितना मोल फ्रैक्शन वाला सॉल्यूशन तैयार करोगे, तो तुम कितना मोल फ्रैक्शन वाला सॉल्यूशन तैयार करोगे, समझा। भी वो ये मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, ध्यान देना, किसका पूछ रहा है, नए सॉल्यूशन में, सेकंड वाले सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, वो सॉल्वेंट का, सोल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट का पूछ रहा है, समझ गए। तो इसको करने की पहले आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूं और पूरा लंबा तरीका भी बता देता हूं। ट्रिक क्या है बताओ, ट्रिक देखो बहुत सिंपल है। जब 0.2 मोल फ्रैक्शन से 10 mm रिडक्शन हुआ था, तो 0.4 मोल फ्रैक्शन से 20 mm होगा, सही है, ये आप मान लो, ये ट्रिक है, समझे कि नहीं। अच्छा, 0.2 किसका था बोलो, सोल्यूट का था ना, तो ये 0.4 किसका है, सोल्यूट का है ना, तो सॉल्वेंट का कितना हो गया बोलो, 0.6, वो तुम्हारा आंसर है, एकदम इजी, समझ गए क्या। ये तरीका एकदम शॉर्ट और सिंपल ट्रिक के हिसाब से इसको सॉल्व करने का तरीका, यानी कि आंसर हो गया बॉम्बे, यानी कि 0.6। अब इसका लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, देखो यार, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बरोबर है ना, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ऐसा भी बोल सकते थे ना। डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट वाज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है कि नहीं। ये हमने ऑलरेडी आज के ही क्वेश्चन में देखा ना कि भाई जो पूरा राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन दैट इज इक्वल टू x2, तो मैं ऐसे बोल दूं क्या, डेल्टा पी यानी कि चेंज अपॉन ओरिजिनल इज इक्वल टू 0.2 फॉर केस 1, समझा कि नहीं समझा बोलो, क्या किया मैंने, देखो ध्यान से सुनो। केस 1 में तुमने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 लिया था, यहां पे रखा मैंने, बोलो हाँ या ना, x2। केस 1 में तुम्हारा चेंज था 10 mm और तुम्हारा ओरिजिनल तुमको मालूम नहीं है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ, यस। अब मैं डेल्टा पी को यहां पे 10 ले लूं, बोलो हाँ या ना, चेंज मेरा 10 mm आया ना केस 1 में। अब केस 2 में बताओ मुझे क्या चाहिए, अब मुझे 20 mm चाहिए डिफरेंस अपॉन P1 नॉट, और ये मेरे को x2 की वैल्यू चाहिए, केस 2 का x2 मिल जाएगा तो x1 भी मिल जाएगा, क्लियर हो गया क्या, अरे बोलो हाँ या ना। अब क्या करना है,
अगर केस 2 का मेरे को x2 निकालने का है, ये ढूंढने का है, अगर मेरे को ये मिल जाए तो मेरे को x2 की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ कि ना? केस 2 के लिए मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, यही पूछा है ना उसने कि भाई x2 बता दो तो x1 मिल जाएगा ना। अगर ये ढूंढना है तो मुझे ये चाहिए कि नहीं, बोलो हाँ या ना। क्या यहां से मैं ये निकाल सकता हूँ गोचू? देखो P1 नॉट की वैल्यू कितनी है, तुम्हारे ओरिजिनल प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 10/0.2। अरे बोलो हाँ या ना। 10/0.2 कितना है आंसर? 50 आता है ना। यहां पे ये कर लो, x2 की वैल्यू 20/50, 2/5 कितना हुआ? 2/5 0.4। तो x1 की वैल्यू आ गई कितनी? 1 - 0.4। समझ गए कि नहीं समझ गए? घूम फिर के आया आंसर तुम्हारा 0.6। यस और नो? करेक्ट आंसर आ गया। दोनों तरीके से, ट्रिक से भी बता दिया, शॉर्टकट से 2 सेकंड में आंसर कैसा चलाने का है, और लॉन्ग कट से भी बता दिया। समझ गए? इजी। चलो अगला सवाल। बस 3-4 क्वेश्चन और बाकी है बस। बढ़िया, सारे अच्छे क्वेश्चन किए, वाह मजेदार। ओके, वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर of an ideal solution containing 0.2 mole of a non-volatile solution, 0.8 mole of a solvent is 60 mm of Hg. Vapor pressure of your, अरे यार come on, सेम टाइप क्वेश्चन वापस। चलो करो सॉल्व फटाफट। तो सेम फॉर्मूला, सेम टाइप रिपीट क्वेश्चन यार, कुछ नहीं करना। चेंज अपॉन ओरिजिनल, फिलछे 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 करो। चलो फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला है हमारे पास भाई, बचपन से ये फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग। ये फॉर्मूला तो पढ़ाते पढ़ाते मैं बुढ़ा हो गया यार। P डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू व्हाट? x2। ये तो 1000 बार लिख लिया आज ही। अच्छा x2 को मैं क्या लिखूं? x2 को मैं ये लिख सकता हूं कि n2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये देखो यार तुम लोग को n1 ये दिया है क्या? ये देखना, ये इतने मोल किसके हैं सॉल्वेंट के, इतने मोल किसके, ये देख n1 का वैल्यू, ये n2 का वैल्यू दिया, ये पूरा दिया हुआ है। तुमको ओरिजिनल ढूंढने को बोला है, तुमको फाइनल वेपर प्रेशर भी दिया है। मुझे बताओ चेंज कितना होता है? इनिशियल माइनस फाइनल, P1 नॉट माइनस 60। देखो 60 दिया है तुमको, फाइनल चेक करो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देखो वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस इज 60 mm, बरोबर ना? तो सॉल्यूशन का 60 है, फाइनल वाला, इनिशियल वाला पूछा है। तो अब मुझे बताओ तुमको एक ही अननोन मिला कि नहीं इस पूरे इक्वेशन में? 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.8। अब इससे ज्यादा छोटे बच्चे की तरह लिख रहा हूं यार, अब इससे ज्यादा तो नहीं लिख सकता, ठीक है? तो P1 नॉट माइनस 60 अपॉन ओरिजिनल इक्वल टू, ये कितना हुआ? 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.8 कितना हुआ? 1। सही है? अरे हाँ या ना? बस अब ब्रैकेट ओपन करो, आंसर आ गया। तो P1 नॉट माइनस 60 इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ऑफ P1 नॉट। क्लियर? तो P1 नॉट माइनस 0.2 P1 नॉट इक्वल टू, ये 60 को इधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा ना, प्लस 60। तो 0.8 P1 नॉट इज इक्वल टू 60। तो P1 नॉट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 0.8 विच इज 600 बाय 8। कितना होगा? 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, 75 है ऑप्शन। यस, आंसर इज ऑप्शन सी 75। क्या बढ़िया, क्या प्यारा क्वेश्चन। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। ये ब्रैकेट ओपन करना है इसको, और P1 में से 0.2 P1 निकालना है ना, वह x माइनस 0.2 x, ऐसा कर लेना, और क्या? सही है ना? चलो अगला सवाल। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 121.8 mm when 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा 15 ग्राम सोल्यूट लिया, 250 ग्राम बेंजीन लिया। प्रेशर इज डिक्रीज टू बोले तो इनिशियल की फाइनल की डिफरेंस, टू फ्रॉम बोले तो इनिशियल
फ्रॉम बोले तो इनिशियल, टू कहाँ, टू मतलब फाइनल, और बाय बोले तो टाटा, बाय बोले तो डिफरेंस ना रे, डिफरेंस, बाय बोले तो डिफरेंस। बस ये तो आसान है यार, कम ऑन। फिर वही सेम सवाल है यार, ओहो, मतलब मैं खुद कंटाल चुका हूं इस क्वेश्चन से, लेकिन तुम मत कंटालना, इसका मार्क्स मिलने वाला है। हाँ, मेरे को क्या, मेरा एग्जाम हो गया, मेरा शादी भी हो गई, तो मेरे को टेंशन नहीं है। चलो, मतलब टेंशन है लेकिन नहीं है, ठीक है। 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया है, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट ढूंढना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा, W2 M1 अपॉन W1 M2, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज दी है क्या? हाँ, सारी वैल्यूज तो दी हुई है यार, ठीक है ना, तो बस क्या टेंशन है। तो M2, पहले मैं M2 को एक तरफ ले लेता हूं ताकि बाद में टेंशन ना हो। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। कितना ग्राम, ये खुद कर पाओगे क्या? ट्राई करोगे? करो, खुद से ट्राई करो। ये 15 ग्राम दिया है सोल्यूट, मोलार मास तुमको दिया है बेंजीन का 78 ग्राम, वो भी दिया हो क्वेश्चन में। अब और क्या, स्पून फीडिंग कर रहा है यार वो तो। इनिशियल तुमको दिया 121.8, और क्या दिया? W1 दिया हुआ है तुमको 250, और डेल्टा पी तुमको दिया है 121.8 माइनस 120.2 यानी कि 1.6। चलो ये आंसर ले आओ। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है। ट्रू, जैसे अगर मैं इसको 1.5 मान लूं और इसको फिर 10 जा कट कर दूं, फिर एक जीरो इसका काट दूं, तो कुछ रफली आंसर आ रहा है ना मेरा, ठीक है। समझो, मैं इसको देख लो, मैं इसको 1.5 मान लूँ और इसको 10 से काट दूँ, फिर इसके 10 को इसके 0 से ऐसे काट दूँ, तो मेरे को कुछ तो मिलेगा। 78 इंटू 121.8 अपॉन 25, ये आ रहा है ना। अब थोड़ा सा आसान हो गया ना, अब कर लो, थोड़ा इजी कर दिया मैंने कैलकुलेशन को आपके लिए। थ्री 360 के आसपास आंसर आता है, करके देख लो। जहाँ तक मेरा मैथ्स सही बोल रहा है, 360 के आसपास आंसर है। यस, ऑप्शन ए 356, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आप कैलसी से करके देख सकते हो वैसे, अगर आपको चाहिए तो। यस, 356 इज योर प्रिसाइज आंसर। मेरा रफली आंसर आ रहा है 360, ठीक है। चलो, बट आंसर वही है, बस बेसिकली सारे फॉर्मूले वही हैं, सारे के सारे फंडे वही हैं, सेम टू सेम ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब क्या मजाक, क्या मजाक, ओ हो, कौन सा वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, एक्चुअली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। वेपर प्रेशर है क्या? नहीं, उसका रिलेटिव लोअरिंग है। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? हाँ। फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? नहीं, उसका डिप्रेशन है। यानी कि आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑप्शन सी। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बहुत, अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, बाप रे। सार्काज्म, हाँ। ब्लड सेल्स रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सॉल्यूशंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बायोलॉजी, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ब्लड सेल्स कब अपना शेप रिटेन करेंगे? कॉमन सेंस से आंसर दे सकता आदमी, 5वीं क्लास के बच्चे को भी बोलूंगा तो कॉमन सेंस से आंसर दे देगा। बोलो, ब्लड सेल को तुम किस में स्टोर करोगे? ऑफ कोर्स, ब्लड सेल को आप किधर रखना पसंद करोगे, कहाँ स्टोर करना पसंद करोगे? एक ऐसे सॉल्यूशन में जो आपके ब्लड के बराबर है, या उससे हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है? भाई अगर उसको हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक में रखोगे तो वो स्वेल हो सकता है, या स्वेल होकर फट जाएगा, पानी अब्जॉर्ब करेगा तो
ये अगर श्रिंक होगा तो श्रिंक होके खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या चाहिए? ऑफ कोर्स ये दिस इज, मतलब इसके लिए तो सॉल्यूशन में लिख देना चाहिए ऑब्वियस आंसर। मतलब ये नहीं आता तो फिर तो नीट की पढ़ाई करना नहीं चाहिए बच्चे को, है ना। चलो ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, बेरियम हाइड्रोक्साइड का वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? क्या मजाक, इजी क्वेश्चन यार, कम ऑन। बेरियम हाइड्रोक्साइड का वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा बेटा? पहले ये बताओ बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? अब बोलोगे बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है BaOH ट्वाइस। क्या ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड है? हाँ। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको वैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ। तो क्या ये पूरी तरह से डिसोसिएट होगा? भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट होगा ही ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो एक बेरियम और 2 OH में डिसोसिएट होगा। कितने पार्टिकल बने बताइए? टोटल 3 पार्टिकल। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3। कितना इजी, क्या मजाक क्वेश्चन यार। मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ये बोला भी था, याद होगा कि भाई आयोनिक कंपाउंड होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर कंसीडर करना। क्या ये आयोनिक कंपाउंड है? हाँ, ये भाई मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, हुआ ना, आयंस में कन्वर्ट, डिसोसिएट हुआ ना। तो आंसर है 3 पार्टिकल्स, एकदम आसान। यस, इजी, बचकांड लग रहा होगा। चलो ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which of the following statements is true? एक ऐसा सॉल्यूशन लिया X का और एक दूसरा सॉल्यूशन लिया Y का, दो अलग अलग कंपाउंड्स थे, कंपाउंड X और कंपाउंड Y। इसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.2 मोलाल। कितना था? 0.2 मोल पर kg, बरोबर बोल रहा हूं। तो 0.2 मोलाल, और इसका भी इक्विमोलाल, यानी कि इसका भी 0.2 मोलाल था। बट पता चला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब इसका डेल्टा TB ज़्यादा है और इसका डेल्टा TB कम है। समझे क्या? समझे ना? यही वो बोल रहा है ना क्वेश्चन में, पढ़ो ज़रा। तो मुझे बताओ, जब दोनों का मैंने इक्वल नंबर लिया था, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लिया था, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बताना क्या होता है? डिपेंड्स ऑन नंबर। तो अगर जब दोनों के मैंने इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ली, तो अगर फिर भी X के नंबर ज्यादा हैं, इसका एक ही मतलब है क्या? इसका एक ही मतलब है कि X इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन। X टूटेगा, X डिसोसिएट हो रहा है, तभी उसके पार्टिकल जितने काउंट किए थे उससे ज्यादा बढ़ गए। ये एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बोलो हाँ या ना। X has undergone dissociation, एकदम ब्रिलियंट, सही है, समझ में आ गया ना? अरे बोलो हाँ या ना। चलो, which of the following electrolytes has the same value of Van't Hoff factor as that of Al2SO4 thrice? एकदम आसान क्वेश्चन। मैंने क्या अभी बोला? Van't Hoff factor क्या करोगे आप? सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेक करोगे, है ना। Al2SO4 thrice में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बता दो जल्दी जल्दी। कितने एल्यूमिनियम? 2। कितने सल्फेट? 3। टोटल पार्टिकल कितने? 5। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें 5 पार्टिकल है? आंख बंद करके आंसर मार्क कर सकते हो। कैसे? चेक करो। K4, 4 पोटेशियम और 1 ये पूरा कॉम्प्लेक्स। आंसर आ गया, इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट करने का नहीं। ये तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या आया? ऑप्शन दिल्ली, डी। यस, बताओ, क्या मजाक मजाक, इजी इजी क्वेश्चन है। सारे के सारे 0.1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन है, किसमें सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आएगा? अच्छा बताओ, क्या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो क्या ये नंबर पर डिपेंड करेगी? तो जिसका नंबर ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा। जल्दी जल्दी बताओ किसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, बताओ। KCl में एक पार्टिकल K का, एक Cl का, कितने पार्टिकल? 2। ग्लूकोज आयोनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट है? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, तो फिर डिसोसिएट होएगा ही नहीं। इसके पार्टिकल कितने? 1, 2 एल्यूमिनियम के, 3 सल्फेट के, कितने पार्टिकल? 5। आंसर आ गया, बात खत्म।
और इसका कितना 2। आंसर छोड़ो, तुम ऑर्डर भी बता सकते हो, मतलब इतना तुमको मैंने ट्रेनिंग दे दिया। आंसर तो छोड़ दो, तुम ऑर्डर भी बता दोगे कि कौन सा हाईएस्ट है और कौन सा लीस्ट है, बरोबर ना? ये हुई ना बात, ये हुई बात मजेदार। Van't factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent। ओ बढ़िया, एक ऐसा कंपाउंड है जो एक सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, दूसरे के अंदर एसोसिएट हो रहा है, तो उसका वेंटो फैक्टर कैसा होगा? तो भैया जब वो डिसोसिएट हो रहा है तो उसका वेंटो फैक्टर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताओ, डिसोसिएट हो तो पार्टिकल ज्यादा हुए कि कम हुए? टूट गया, ए बी डिसोसिएट हुआ तो ए प्लस और बी माइनस बना, तो पहले एक पार्टिकल था, अब दो पार्टिकल हो गए। ये जो पहले दो जिस्म एक जान टाइप का, इनका मतलब एकदम से सोलमेट वाली जो इनकी प्रोग्राम चल रहा था इनका, अब इनका अलग अलग हो गए ना भाई, जुदा हो गए ये। तो ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन बी और सी में से ही आंसर होने वाला है कि नहीं? क्या होगा आंसर? दूसरे वाले में एसोसिएशन हो रहा है, मतलब उल्टा, तो आंसर आएगा ऑप्शन बॉम्बे। क्या मतलब, इजी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं लग रहा एकदम? बढ़िया। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज -1.86। माइनस बोले तो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली डिप्रेशन हो रहा है इसलिए। हाँ ठीक है। 5 ग्राम Na2SO4 is dissolved in 45 ग्राम पानी, फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाय दिस मच, कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर फॉर Na2SO4। मैंने एक हिंट दिया था थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में कि भाई आयनिक कंपाउंड है तो वेंटो फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। क्या ये सॉल्ट है? क्या ये आयनिक कंपाउंड है? हाँ, तो क्या इसके लिए वेंटो फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा? हाँ। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये मेरा फॉर्मूला था। अब मेरे को सिर्फ क्या करना है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? I से मल्टीप्लाई कर देना। अब आंसर आ गया, खत्म। कितना इजी है, मजाक। बताओ डेल्टा TF कितना दिया तुमको? 3.82। डिफरेंस 3.82 है ना? डिफरेंस मतलब वो रिड्यूस हुआ इसलिए माइनस लिखा हुआ है, पर अंडरस्टूड बात है ना? अभी तुम इसको माइनस ले लोगे तो इसको भी माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। -1.86, ठीक है। अब ये देखो W2 कितना दिया, बोलो कितना ग्राम लिया था? 5 ग्राम। मोलर मास किस में डिसॉल्व किया था भैया? अच्छा, मोलर मास ही तो पूछ रहे हो? नहीं, अच्छा Na2SO4 का मोलर मास तुमको पता होना चाहिए ना? हाँ, बट मोलर मास कितना है इसका? मोलर मास होना चाहिए, करके देख लो ना, कितना आएगा Na2SO4? सोडियम का 23 और 23 दो बार, फिर एक सल्फर यानी कि 32 और ऑक्सीजन यानी कि 64। मेरे हिसाब से ये टोटल आएगा 142, करके देख लो। 142 कितने वजन पानी में लिया था? 45 ग्राम में लिया था। तो आई की वैल्यू निकाल लो। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। आई की वैल्यू आ गई 3.82 अपॉन, आई की वैल्यू हो गई इंटू 142 इंटू 45 अपॉन 5 इंटू 1000 इंटू 1.86। ये सही है, ये वैल्यू है। 5 9 जा, ठीक है। 1.86 का 18 2 जा 36 होता है। ये रफली 2 जा मार दूं, रफली 2 जा मार दूं, 3.72 होता है 1.86 का डबल, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ना? 3.72 होता है ना, तो मैंने 3.82 चलो मार दिया, ठीक है। अभी ऊपर मैंने डाल दिया 2 इंटू 9 18 और 18/1000, सही है ना? 18/1000 और इंटू कर दिया 142, सही लिखा है। हम्म 2.55 आता है आंसर।
है ना, 2.55 है क्या, 2.63 इज द क्लोजेस्ट आंसर, चेक कर लो मेरे हिसाब से, हाँ यस दैट इज योर क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सेम हो गया ना, ये सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया, K4FeCN6 में कितने पार्टिकल बताओ, 4 पोटेशियम के और एक ये कॉम्प्लेक्स का, और ऐसा कौन है जिसमें एक ये पार्टिकल है, 5 पार्टिकल, आंसर आ गया। कितनी बार रिपीट हुआ है यार, कम ऑन, ये बड़ा फेवरेट है इनका। लास्ट 2 क्वेश्चन, चलो आखिरी 2 क्वेश्चन। इन अ पेयर ऑफ इमिसिबल, इमिसिबल बोले तो जो लिक्विड्स डिसॉल्व एक दूसरे में नहीं होते, है ना, तो इन अ पेयर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स अ कॉमन सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन बोथ एंड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अपर लेयर इज, अच्छा ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस में था, ये एक्चुअली नर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ लिक्विड्स होता है, ये है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो इसको आप कैंसल ही कर डालो। इसको आप हटा ही दो। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बोलो हाँ या ना, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, तो बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो सबसे ज्यादा मोलालिटी किसकी है बताओ, सबसे ज्यादा मोलालिटी इसकी है, और ये 2 पार्टिकल भी दे रहा है साथ साथ में, तो मोलालिटी भी ज्यादा है और 2 पार्टिकल भी दे रहा है। अच्छा आप बोलोगे कि सर ये 3 पार्टिकल दे रहा है लेकिन इसकी मोलालिटी बहुत कम है, तो 5 इंटू 0.005 इंटू 3 कर लोगे तो वैल्यू कम आएगी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करके देखना है, जैसे कि ये तो 0.01 इंटू 2, ये क्या रहेगा 0.005 इंटू 3, ये वाला तो कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको तो छोड़ देने का। और ये वाला अगेन ये 2 पार्टिकल दे रहा है ना, Mg और सल्फेट, एक मैग्नीशियम और एक सल्फेट, और ये कितना दे रहा है 0.005, ठीक है ना, तो ये भी रॉन्ग है, मतलब इन दोनों में से आपको चूज करना है, तो ये आंसर आपका ऑप्शन ए जो है, मतलब कि NaCl जो है वो वेंटो फैक्टर के हिसाब से भी और मोलालिटी के हिसाब से भी सबसे लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा ना, ये सबसे ज्यादा क्या दिखाएगा 0.01 मोलाल NaCl shows highest depression in freezing point, ठीक है, तो इसलिए इसका लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इज दैट क्लियर? सो वी हैव कवर्ड ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव, मतलब अब इस चैप्टर में आपका कुछ भी मतलब कुछ भी राहत रहे नहीं, और मतलब मेरा ये हाँ ये ऊपर जा भी नहीं रहा, खत्म, लास्ट क्वेश्चन था ये, डन। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा डन एंड डस्टेड। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन।